सो दोस्तों नमस्कार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी ने अपना 2025 का सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ले लिया है। और आज मैं रोहित रंजन, आज हम ये डिस्कस करेंगे जो प्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 में कुछ क्वेश्चंस हमने देखा, हम अभी देखेंगे जो यूपीएससी ने प्री में पूछा है। और इस बार क्वेश्चंस थोड़े से स्टैंडर्ड लगे, हिस्ट्री में भी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस थे। एक सरप्राइजिंग ये रहा कि इसमें एंशिएंट से कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, लेकिन मिडिवल से एक भी क्वेश्चन नहीं रहा। तो यूजुअली मॉडर्न से क्वेश्चन रहता है, इस बार भी सरप्राइजिंगली कोई नया सरप्राइज था नहीं इसमें। क्वेश्चंस पोस्ट इंडिपेंडेंस क्वेश्चन रिवोल्ट के बाद जो टॉपिक रहा हमारा, वहाँ से इंडिपेंडेंस तक में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम आगे देखेंगे इसमें कि पूना पैक्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर में हमने देखा कि लाहौर से क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर साउथ इंडिया में पल्लव डायनेस्टी से। सो पल्लव मिडिवल एज में आ रहे हैं, बट वो आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में क्वेश्चन ज़्यादा था, ना कि पॉलिटिकल हिस्ट्री से। सो पल्लव का एक क्वेश्चन आपको आर्ट एंड कल्चर से मिलेगा। एंशिएंट से हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ देखे हैं, हम उसका भी जिक्र करेंगे सिलसिलेवार ढंग से। सो लेट्स बिगिन। तो मैं सेट ए डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट ए में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो अगेन एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे हम जानते हैं राजा राम मोहन रॉय को। सो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ही पोजेस्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट, है ना। इनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। इनकी कामना थी कि इनके देशवासी तर्कसंगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट तथा पुरुषों और महिलाओं में मानवीय गरिमा और सामाजिक समता, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, है ना, के बारे में इसने ये बात कर रहे हैं, है ना। ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी फॉर ऑल मेन एंड वुमेन। तो जैसा कि हम अब यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चंस में डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा गया है, ये इन्फर्ड है सब कुछ। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में समझते हैं, तो इनका जन्म 1772 में होता है और इनकी मृत्यु 1833 में होती है। लॉजिक है सिंपल याद रखने का। रेगुलेटिंग एक्ट 1772 में इनका जन्म होता है, और जो हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट है, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो इनका जन्म 1772 में होता है और इनकी डेथ ब्रिटेन में, ब्रिस्टल में 1833 में हो जाती है। कैसे याद रहेगा? लॉजिक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1772 इनका जन्म होता है, और हम जानते हैं कि 1833 में चार्टर एक्ट आया था। तो चार्टर एक्ट 1833। बहरहाल हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम जानते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में कि 1828 में, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, इसके पहले अगर हम बात करें 1816 में, तो 1816 में इन्होंने शुरुआत की थी एंग्लो हिंदू स्कूल की। ठीक है, हमने इतिहास में इनके बारे में पढ़ा है कि हम ये जानते हैं कि इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा सती प्रथा को उन्मूलन में, है ना, सती प्रथा का एबोलिशन में। हम जानते हैं कि इन्होंने चाइल्ड मैरिज
बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, ठीक है। और हम जानते हैं कि इन्होंने विमेन के लिए, महिलाओं के लिए इन्होंने स्कूल भी खोले ताकि वो वहाँ पे पढ़ पाएँ। तो हम ये क्या देख पा रहे हैं कि ह्यूमन डिग्निटी की बात हो रही है, सती प्रथा का उन्मूलन किया जा रहा है, बाल विवाह की मनाही की जा रही है, ठीक है। स्कूल खोला जा रहा है जहाँ पे सभी बच्चे वहाँ पे, पुरुष या महिलाएं, है ना, या है ना, मेल और फीमेल दोनों वहाँ पे पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो सोशल इक्वालिटी की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और हम यहाँ बात करें ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज फिलोसॉफिकल सिस्टम की भी बात कर रहा है जो थोड़ा सा इंक्लाइंड है किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, मतलब पूर्वी देशों की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा पीछे, तो फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2, है ना, दोनों स्टेटमेंट हमें सही दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यूपीएससी आपसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ये हमेशा इन्फर्ड में क्वेश्चन रहेगा, इन्फ्रेंस में रहेंगे, ठीक है। और आपको वहाँ से ये लगाना है, सोचना है कि ये सवाल कैसे हम इसके अप्रोच में लेकर के आ सकते हैं, और उस अप्रोच में इसको लेकर के आना है ताकि हम इस करेक्ट आंसर तक हम पहुँच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की बात की गई है, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। सो नॉन कोऑपरेशन और सहयोग का जो कार्यक्रम था उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, उस पर हम यहाँ पे चर्चा, यह क्वेश्चन पूछा गया है और हम इस पर समझेंगे इसमें क्या पूछा गया। तो सबसे पहले पॉइंट बोल रहा है, पहले हम समझ लें कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है, ठीक है। तो 1 2 3 4 सिंपल, जो यूपीएससी का भी ट्रेंड चल रहा है नंबर ऑफ पेयर का, ये पता करने का कौन सा पेयर सही है कौन सा पेयर गलत है, ये वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट एंड फॉरेन क्लॉथ, ठीक है। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसा हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी, और चौरी चौरा का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को बंद कर दिया गया, है ना, तात्कालिक तौर पे, ठीक है। सो 12 फरवरी, है ना, प्रिसाइज अगर हम बात करेंगे तो 4 फरवरी को जो भीड़ थी, जो मॉब था, जो लोग शांति तरीके से या अहिंसा को फॉलो करते हुए जो मार्च करके जा रहे थे, ठीक है, उनपे यूपी में गोरखपुर एरिया में, गोरखपुर यूपी में कुछ पुलिस वालों ने इन पे आक्रमण किया, हमला किया, ठीक है। और इन्होंने गुस्से में आके क्या किया, उन पुलिस वालों को मार दिया, ठीक है। जो थाना था, पुलिस स्टेशन था, उसको जला दिया, और उसमें 22 जो पुलिसकर्मी थे उनकी मौत हो गई, ठीक है। तो ये 4 फरवरी को होता है। और 12 फरवरी को जब ये गांधी जी को पता चला, उन्होंने 12 फरवरी को तुरंत इस हादसे के बाद बोला कि हम ये असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हम यहाँ पे स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि लोग अब तक ये नहीं समझ पाए कि हमें पीसफुल तरीके से, शांति तरीके से, अहिंसा का यूज़ करते हुए हमें कैसे आज़ादी की ओर जाना है, ठीक है। अगर हम वायलेंट होंगे, अगर हम हिंसा का प्रयोग करेंगे तो हमारा दमन दूसरी तरीके से किया जाएगा। याद रहे, ये वो दौर है जब विश्व युद्ध चल रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ है, उसके बाद जो भारत का या जो परिस्थितियाँ हैं यूरोप की या भारत की, ये बहुत अच्छी है नहीं, ठीक है। और हमने ये देखा भी इतिहास में कि आप देखिए कि भारत में जो भी आंदोलन चले, जो भी मूवमेंट चला, ठीक है, इसमें कभी भी यूरोपियंस ने या खासकर ब्रिटेन ने, है ना, हमारे ऊपर कभी भी बॉम्ब, मिसाइल से, टैंक, है ना, मशीन गन, इन सब का यूज़ नहीं किया, ठीक है। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन करिए कि अगर वो अगर मशीन गन लेकर के या टैंक लेकर के अगर हमारे सरजमी पे चल रहे होते, है ना, हमारे अगेंस्ट, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो अगर आप एनालाइज करो तो उस दौर में बिना हथियार उठाए जीत पाने का ऑप्शन नहीं था, बिकॉज अगर हम हथियार उठाते, उनके पास हमसे ज़्यादा खतरनाक हथियार थे, ठीक है। तो आज परिस्थितियाँ कुछ और होती, या और लाखों करोड़ लोग मर गए होते इसमें। खैर बहरहाल, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमने ये देख लिया कि 4 फरवरी को हादसा होता है और 12 फरवरी को नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें सवाल क्या पूछ रहा है ना, कि ये प्रोग्राम जो चलाया गया इसमें क्या क्या चीज़ें थी। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लॉथ। हम ये जानते हैं कि जो विदेशी वस्त्र, उसका बहिष्कार की बात की गई थी, ठीक है। और जितने भी न्यायालय थे, ब्रिटिश के जो न्यायालय थे, कोर्ट थे, इनका बहिष्कार किया गया कि भाई जो भी मसला है वो हम कोर्ट के बाहर सेटल करेंगे, ठीक है, आपस में सेटल करेंगे। और उसके लिए क्या बोला गया कि हम ग्राम पंचायत की हम बात रखेंगे, है ना, ग्राम न्यायालय की बात रखेंगे। और जो भी लोग हैं वो जो भी लोग हैं उनका कोई इशू है तो वो न्यायालय ना जाकर वो कहाँ जाए, अपने गाँव में ही रहें। और वहाँ पे जो आपके लिए सरपंच हैं, जो वहाँ न्यायालय खोला गया, ग्राम न्यायालय,
आप वहाँ पर जाके अपना इशू को रिजॉल्व करें, है ना। जो भी आपके दिक्कतें हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं सरकार को लेकर, आप उसको वहाँ पे जाकर डिस्कस करें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही दिख रहा है, ठीक है। बॉयकॉट था। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, है ना, अहिंसा का कठोर अनुपालन, यस बिल्कुल, कि आपको हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल अहिंसा को फॉलो करते हुए, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमें इस आंदोलन को सक्सेस या सफल बनाना है, ठीक है। ये बात की गई थी। उपाधियों और सम्मानों उनका सार्वजनिक उपयोग ना करते हुए प्रतिधारण, यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको जो भी टाइटल्स मिले हैं सरकार के द्वारा, आप इसको वापस ना लौटाओ, लेकिन आप इनको पब्लिक में यूज भी ना करो, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी को 1915 में एक उपाधि दी गई थी, कैसरे हिंद, कैसरे हिंद, ठीक है। ये इनको दिया गया था साउथ अफ्रीका में 1915 में, जब वहाँ पे जो बोर वार चल रहा था, ठीक है। इस बोर वार में जितने भी ब्रिटिश सैनिक थे, ये काफ़ी घायल हुए थे, ठीक है। और इनकी मदद के लिए इस वक्त वो रेड क्रॉस में काम कर रहे थे। गांधी जी उस समय रेड क्रॉस में साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे, तो इन्होंने उनको मदद की, है ना, जो भी घायल थे उनको मदद की। इससे इससे देखते हुए अंग्रेजों ने इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है। लेकिन जब 1919 का जलियांवाला बाग हादसा होता है अप्रैल में, हम जानते हैं, ठीक है, और इसके बाद इन्होंने इस उपाधि को वापस दे दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, इन्होंने उसको वापस किया, ठीक है। हम देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको उपाधि मिली थी सर की, इन्होंने उस उपाधि को वापस किया, ठीक है। हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उपाधि को वापस करने की प्रथा थी, और कि हम आपके दी गई उपाधि को हम यूज़ करेंगे नहीं, उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत से लोग थे जिन्हें उपाधि खान या राय बहादुर या खान बहादुर, ठीक है, इन सब उपाधियों से बहुत से अनेकों लोगों को नवाजा गया था। तो इन लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां वापस की, ठीक है, कि हम आपके इस क्रूर जो हिंसा आपने किया है जलियांवाला बाग में, ठीक है, इसके एवज में हम आपकी उपाधि यूज नहीं कर सकते और हम इसको वापस कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर द सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है, तो जो भी आपके विवाद हैं इनको निपटाने के लिए आपको पंचायत की स्थापना की गई, यस, ये भी बात सही है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स वर द पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो 3 तो यहाँ पे हैं, एक नहीं है, ठीक है, तो ओनली 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ओनली 3, ठीक है, केवल 3, ठीक है। लॉजिक क्लियर हुआ, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आराघट्टा, ठीक है। सो प्राचीन भारत में आराघट्टा और मध्यकालीन में हम देखते हैं कि आराघट्टा का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। आराघट्टा क्या है उसको हम जानते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, ठीक है। एक वाटर बैग है मेड अप ऑफ लेदर पुल्ड ओवर बाय द पुली, ठीक है। एक घिरनी पुली से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला। अ लार्ज व्हील विथ अर्दन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड विद इट्स स्पोक, ठीक है, ये भी हो सकता है। अ लार्जर अर्दन पॉट ड्रिवन बाय बुलक्स, ठीक है। अ लार्ज वाटर बकेट पुल्ड अप बाय रोप डायरेक्टली बाय द हैंड, जैसे हम कुएं से पानी खींचते थे उस तरीके से ऐसा कुछ यहाँ कहने की बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टैटिक, अगर आपको आता है तो काम करेगा, नहीं आता है उसे गेस कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आराघट्टा क्या है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, ये मध्यकालीन भारत में यूज़ किया गया था, इसको हम पर्शियन व्हील कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक गाय है जो इस तरीके से गोल गोल घूम रही है, और यहाँ पे गियर लगा हुआ है, उस गियर से, ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं गियर यहाँ लगा हुआ है, और उसी गियर में एक वर्टिकल गियर ऐसे लगा हुआ है, इसके साथ एक शाफ्ट यहाँ पे जा रहा है, और ये चीज़ ऐसे करके घूमेगा। इसके नीचे पानी है, कुआं है, ठीक है, और यहाँ से जो पानी उठ के आ रहा है वो इस ड्रम में गिरेगा, इस ट्रे में गिरेगा, उस ट्रे से फिर वो चला गया जहाँ खेत पे जाना है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं आराघट्टा, ठीक है। सो आराघट्टा का जिक्र बाबरनामा में है। हम ये देखते हैं कि बाबरनामा में ये जिक्र किया गया है कि आराघट्टा पंजाब वाले क्षेत्र में यूज़ किया जाता था, ठीक है, और दिल्ली सुल्तान इसका यूज़ करते थे, जितने भी दिल्ली सुल्तान थे ये इसका यूज़ जो यहाँ पे करवाते थे ये, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आसान था, अगर आपको पता है तो आराघट्टा क्या है
तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, तो बैलों द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र। ठीक है, ये था आराघट्टा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, राइट। अगर आपको पता था तो क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं पता है तो गेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, एनीवेज अगेन क्वेश्चन प्राचीन भारत से आ रहा है फिर से। ठीक है, याद रहे हम बात कर रहे हैं सेट ए की। ठीक है, तो सेट ए का 14 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड एज्यूम्ड द टाइटल मट्ट विलासा, विचित्र चित्त और गुण भरा। ठीक है, सो गुण भरा, गुण से भरा हुआ इंसान, मतलब अ पर्सन विथ गुड क्वालिटीज। ठीक है, विचित्र चित्त मतलब विचित्र चिंतन करने वाला, यूनिक थॉट्स जिसके पास आते हैं। ठीक है, हम में से बहुत से ऐसे कुछ लोग हैं, है ना, जो आप लोग आपस में डिस्कस भी करते होंगे, या आप जानते हैं आपके दोस्त या ऐसे कोई मित्र कॉलेज में रहे होंगे या आपके दोस्त होंगे, है ना, जिनका सोच कभी कभी बड़ा अजीब विचित्र होता है। ठीक है, तो विचित्र चित्त। ठीक है, अब मट्टे विलास, ये हम बात कर रहे हैं महेंद्र वर्मन की। अगेन हम पल्लव वंश की बात कर रहे हैं। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, जो लगभग 275 ईस्वी के आसपास से शुरुआत होती है। ठीक है, और ये 987 या 990 तक ये चलता है। ठीक है, इनका जो राजधानी है वो था कांची, जो आज कांचीपुरम के नाम से हम इसको जानते हैं। सो कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई के साउथ में आपको कांचीपुरम मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये किसने, किस शासक ने ये उपाधियां धारण की थी, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक है, मट्ट विलासा प्रहासनम एक किताब है सटायर पे, कटाक्ष पे। ठीक है, और ये कटाक्ष जैन और बौद्ध धर्मों के ऊपर ये हो रहा है। ठीक है, सो ये एक कटाक्ष की किताब है। ठीक है, और गुण भरा, गुण से भरे हुए, है ना, एक इंसान, और विचित्र चित्त, ये तीनों उपाधियां हमें देखने को मिलती है महेंद्र वर्मन के शासनकाल में। ठीक है, इन्होंने ये तीनों उपाधियां धारण की थी। क्वेश्चन आसान था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं, ठीक है, अगर आपने तमिलनाडु बुक को फॉलो किया होगा, ये क्वेश्चन आपको तमिलनाडु बुक में मेंशन किया गया है और साथ में भी आपको एनसीईआरटी बुक्स में भी मेंशन किया गया है। ठीक है, आता है, बनेगा, नहीं है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ज़्यादा हमें इस बार देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा फोकस हमें आर्ट एंड कल्चर पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि फायान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड द रेन ऑफ। ठीक है, चीनी यात्री जो फायान था, ठीक है, ये किसके शासन काल में भारत आता है? तो हमें पता है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये भारत आता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा जो चीनी तीर्थयात्री था हम उसको जानते हैं हुइन सैंग, ये आया था हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, सो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको अपने अगले सेशन, अगले प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट किंगडम ऑफ श्री विजय, द पावरफुल मैरिटाइम स्टेट विच रूल्ड द मलाया पेनिनसुला, जो आज का मलेशिया है, सुमात्रा, जावा, जो आज इंडोनेशिया है, और उसके आसपास के नेबरिंग स्टेट्स थे। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन दे रहा है अमोघ वर्षा, जो राष्ट्रकूट के राजा हैं। ठीक है, प्रतापरुद्र जो काकतिया के हैं, राजेंद्र जो चोल वंश के हैं, और विष्णुवर्धन जो होयसला के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ये क्वेश्चन बहुत स्टैटिक है। जब आप चोल वंश को पढ़ेंगे वहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारे राजेंद्र चोल थे, जो एक बहुत शक्तिशाली प्रतापी राजा बने, इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया, है ना, दक्षिण पूर्व एशिया पे इन्होंने अपना कब्जा किया। ठीक है, और वहाँ तक अपना एम्पायर, अपने साम्राज्य को फैलाया। और इनके काल में हम देखते हैं कि जो चोला, जो अरेबियन सी है, सॉरी, जो बे ऑफ बंगाल है ना, जो बंगाल की खाड़ी है, ये इन्होंने इसको चोला लेक कहा। ठीक है, बहरहाल तो यहाँ पे आंसर है राजेंद्र चोल। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है अमोघ वर्ष के बारे में, जो राष्ट्रकूट के राजा हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष, जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हम कहते हैं। ठीक है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल
सो त्रिपक्षीय युद्ध में हम जानते हैं कि 3 यहाँ पे शासक थे, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल। ठीक है, इन तीनों का जो कॉमन इशू था वो था कन्नौज को लेकर, कन्नौज की तीनों हासिल करना चाहते थे। ठीक है, तो इसी राष्ट्रकूट वंश में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतापी राजा आते हैं जिसका नाम है अमोघ वर्ष। ठीक है, सो इनके समय में पॉलिटिकल एक्सपेंशन तो नहीं हुआ, राजनीतिक विस्तार तो नहीं हुआ, लेकिन कल्चरल डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो इनका जो शासनकाल रहा, इतिहास में इनका शासनकाल सबसे बड़ा माना जाता है, भारतीय इतिहास में खासकर 814 से लेकर के 878। अब देखोगे इस राजा का शासनकाल 64 वर्षों का था। ठीक है, और इनको भारत का अब तक का सबसे लंबा शासनकाल में रहने वाले शासक के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इनके समय में ये खुद एक कवि थे। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है कविराज मार्ग। ठीक है, ये कविराज मार्ग कन्नड़ इतिहास, कन्नड़ साहित्य का एक बेस बनता है। यहाँ से हमें कन्नड़ लिटरेचर के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो अभी जो इशू कन्नड़ या रीजनल लैंग्वेज के लेके चल रहा है, शायद ये क्वेश्चन उसके लिए पूछा गया हो, कहना मुश्किल है क्योंकि इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आ सकते। बट हाँ, सिंपल आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगर हमने इनके बारे में जानते हैं तो यहाँ से हम पता चल जाएगा। यहाँ बात हो रही है राजेंद्र चोल की। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, राजेंद्र चोल। ठीक है, या राजेंद्र प्रथम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन प्राचीन भारत से फिर से पूछा गया है, महाजनपद से। ठीक है, मैंने क्लास में भी बहुत बार बताया है कि महाजनपद से क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज थोड़े कंफ्यूजिंग है। 16 महाजनपद का नाम याद रख पाना, उनकी राजधानी और उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ पे था। ठीक है, या किस समय किससे लड़ाई चल रही है, या इसमें मगध एक इम्पॉर्टेंट जो शासन है। ठीक है, मगध कैसे एक इम्पॉर्टेंट साम्राज्य बन के बाद में उभरता है अपने अंतिम समय काल में। ठीक है, किस तरीके से वो एक बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली साम्राज्य बन के उभरता है, उसके पीछे क्या कारण थे वो हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं उसको क्लास में। ठीक है, तो मैंने क्लास में काफ़ी बार बोला भी है कि अमूमन नाम उसकी राजधानी से क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार यूपीएससी ने ट्विस्ट किया क्योंकि हम जानते हैं यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, इस बार अगेन क्वेश्चन आपको भले ही टफ लग रहा हो, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करने पे, ठीक है, लॉजिकल सोचने पे हम इसके आंसर पे आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको ये लोकेशन याद है, मैंने क्लास में बार बार बताया है कि ये 16 महाजनपद आपको नाम से याद नहीं रख सकते आप इसको, जब तक आप इसको मैप में सारे 16 महाजनपद ना बना लो। ठीक है, इसको याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे पता है यहाँ पे कम्बोज है, यहाँ पे गांधार है जो आज अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो देखोगे कम्बोज की बात कर रहा था, कम्बोज ये क्षेत्र बहने वाली नदी है बिपास। ये तो नहीं हो सकता बिकॉज सबसे ऊपर में सिंध नदी है, तो सिंध नदी के नीचे बिपास है। ठीक है, तो ये तो गलत है, तो ये चला गया। तो हमें एलिमिनेशन इस तरीके से करना है। अगर आपको ये मैप क्लियर होगा कि उसका लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, तो वहाँ से हमको एलिमिनेट करने में आसानी होगा ताकि हम सही आंसर पे पहुँच सकें। ठीक है, इसी तरीके से हम जानते हैं कि अवंती इस जगह पे है जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन। ठीक है, और ये कह रहा है कि अवंती के पास जो नदी है वो है महानदी, और हमें पता है कि महानदी उड़ीसा में बहती है इस तरीके से। ठीक है, ये तो गलत लग रहा है कि अवंती और महानदी एक साथ तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी गलत है। ठीक है, कौशल, सरयू कौशल हम जानते हैं कि यूपी में कौशल है ना, ये है, श्रावस्ती और कौशल आसपास में पड़ते हैं। ठीक है, और वहाँ सरयू नदी है, यस ये सही है। ठीक है, और अस्मक में गोदावरी, अस्मक मैंने आपको बताया था कि सबसे दक्षिण पार्ट जो है वो अस्मक है। ठीक है, और अस्मक के आस हम देखते हैं उसमें गोदावरी नदी यहाँ से क्रॉस करती थी, ये भी सही है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस है ना, वी कैन एबल टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स सो दैट वी कैन एबल टू कनेक्ट, वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। तो यहाँ पे कितने पेयर सही हैं, तो 2 पेयर सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन मीडियम था। अगर आपको 16 महाजनपद का लोकेशन पता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहां से आप लॉजिकली किसी आंसर को आप वहां से निकाल के ला पाओ। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं। ना ये क्वेश्चन काफी स्टैटिक है, आर्ट एंड कल्चर से है। ठीक है, सो द फर्स्ट गांधर्व महाविद्यालय, a music training school was set up in 1901 by विष्णु दिगंबर पलुष्कर। ठीक है, सो प्रथम गांधर्व विद्यालय महाविद्यालय
जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था 1901 में? स्टैटिक क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा होगा, होपफुली आप सब पढ़ते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, कि ये जो विद्यालय है गांधर्व महाविद्यालय है, ये भारत का पहला म्यूजिक स्कूल था, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल ऑफ इंडिया, जो स्थापित था लाहौर में, जो था लाहौर में, ठीक है। तो इसका आंसर डी है, राइट। चलिए, ये क्वेश्चन टफ है, इट इज अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक के प्रशासन व्यवस्था से सवाल पूछा गया है। सो अशोक इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रदेशिका, राजुका एंड युक्त वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंशियल लेवल और सेंट्रल लेवल पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्रदेशिक, राजुक और युक्त किस स्तर पे महत्वपूर्ण अधिकारी थे, ठीक है। तो हमने स्टैटिक में पढ़ा भी है, हमने क्लासरूम में पढ़ा है, हम ये जानते हैं, ठीक है, कि प्रदेशिका या प्रदेशिक जो है, ठीक है, अगर हम प्रदेशिक की बात करेंगे तो ये एक्ट करते थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे। राजुका इनके सबॉर्डिनेट थे, मतलब प्रदेशिका के सबॉर्डिनेट उनके जूनियर हैं, ये इनको सजेस्ट किए, उनको वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और युक्ता जो है ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम करेगा, रेवेन्यू कलेक्शन अगेन जिला स्तर पे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? जिला स्तरीय प्रशासन व्यवस्था, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट, यस, फिर से मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन आते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करना उनका उद्देश्य है। यस, अगर इस विचार को समझेंगे तो ये स्टेटमेंट सही जा रहा है, बिकॉज द कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज, मतलब सेल्फ रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाई ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बिट्स ऑब्जेक्टिव। यस, बिल्कुल था नॉन कॉपरेशन में कि शांत तरीके से और अहिंसा को फॉलो करते हुए हमें स्वराज स्थापित करना है, ठीक है। It was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes. For the next stage, only if Swaraj did not come within a year and the governments resorted to repression. ठीक है, कि अगर हमें स्वराज एक साल में नहीं मिला और सरकार ने दमनकारी नीतियों को लागू करना शुरू किया, ठीक है, तो हम यहाँ पे, ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज एक वर्ष में प्राप्त ना हो और सरकार दमन पर उतर आएगी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, तो तुम ये समझ लें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरुआत क्यों हुआ था, ठीक है। ये तो पृष्ठभूमि में बस एक 2 मिनट में समझ लेते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है होम रूल मूवमेंट से 1916, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे डिमांड किया गया क्या? डोमिनियन स्टेटस का। यहाँ पे डिमांड था हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। मतलब क्या था कि ब्रिटिश शासन हमें देके चले जाए, लेकिन जो राजा है वो इंग्लैंड से हमारे ऊपर शासन करेगा, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और इन प्रकार के देशों में होता है, जहाँ पे, है ना, उनके झंडों में आप देख पाओगे, जिस भी फ्लैग में, जिस भी देश के फ्लैग में अगर कोना में अगर इंग्लैंड का झंडा है, ठीक है, उस देश का जो गवर्नमेंट है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें क्या होगा, उसका इंग्लैंड जो है, जो किंग है, इंग्लैंड का राजा, उसका हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेटिक मोनार्की है, ठीक है। क्यों? ऑस्ट्रेलिया के झंडे में इंग्लैंड का झंडा आप देखते हो, यहाँ पे कुछ स्टार है, और यहाँ पे इंग्लैंड का झंडा है ऑस्ट्रेलिया के झंडे में। तो मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैन इलेक्ट देयर प्राइम मिनिस्टर, बट दे कैन नॉट इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट, बिकॉज वहाँ पे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है नहीं। वहाँ पे कौन है? राजा है। राजा कौन है? जो वही राजा है जो इंग्लैंड का राजा या महारानी है, ठीक है। बहरहाल, ये डिमांड 1917 में, 1916 में डिमांड किया गया था
सो ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई अभी तो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, ठीक है, तो एक बार ये खत्म हो जाए, उसके बाद हम आपको जो डोमिनेंट स्टेटस आपको देने को तैयार है, ठीक है। बोला कोई बात नहीं, चलो। तो हमने वेट किया, ठीक है। 18 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, तो नाउ दे आर वेटिंग कि अब जो एक्ट आएगा, अब जो रिफॉर्म आएगा, उसमें हमें कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जैसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ तो हमें मिला नहीं था, ठीक है। और इसके लाने से पहले ब्रिटिशर्स को मालूम था कि हम तो ऐसा कुछ लाने वाले हैं नहीं। इन्होंने उसके पहले क्या किया, रॉलेट एक्ट लेकर के आया। हम जानते हैं इसे कानून, काला कानून कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी इंसान को बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया जा सकता था, यानी एनी पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट एनी रीजन, ठीक है। तो दिस वाज राउलेट एक्ट। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि जैसे हम ये एक्ट लेकर के आएंगे, ठीक है, तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, बिकॉज हमने वादा किया था डोमिनेंट स्टेटस का, जो हम आपको नहीं देने वाले हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है इसकी, ठीक है। इसके बाद जब ये नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसके एवज जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो एक हादसा होता है जिसे हम बोलते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है, जो अप्रैल 1919 में होता है, ठीक है। अप्रैल 1919 में ये हादसा, ये नरसंहार किया जाता है। और इसके बाद शुरुआत होती है इसकी असहयोग आंदोलन की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया, ये दोनों सही हैं, बोथ एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। कि स्वराज का डिमांड अगर आप फुलफिल नहीं करोगे और आप अगर हमारे ऊपर दमन करोगे, तो हम अपने जो घोषणा पत्र था जिसमें स्वराज की डिमांड किया गया, उसको हम फॉलो करेंगे, उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, राजद्रोह करना मेरा धर्म है, ठीक है। गांधी जी का विख्यात कर्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, ठीक है। कब दिया था, ठीक है, तो इन्होंने कब दिया था? तो अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। इनका पहला सत्याग्रह था, यहाँ तो दे नहीं सकते, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ये चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ठीक है। हम यहाँ जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में, यहाँ पे करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया गया था, ठीक है। अब बच गया 2, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। पब्लिकली वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ डांडी, यस ये था, बिकॉज 1929 में हम देखते हैं कि जब नमक पे कानून लगा, नमक पे कर लगा, सॉल्ट टैक्स लगा, ठीक है, तो साबरमती आश्रम से दांडी की ओर एक मार्च निकला, एक आंदोलन निकला, जिसे हम नमक आंदोलन के नाम से जानते हैं, और इसी को हम जानते हैं सवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसी मूवमेंट में, इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है, यूपीएससी लेवल पे, ठीक है, कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है, ब्रॉन्ज कास्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगेन हम अभी बात किए चौरी चौरा की, आ ही गया। तो चौरी चौरी घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने वैधिक प्रतिरक्षा, लीगल डिफेंस प्रदान की थी, है ना। हु प्रोवाइडेड द लीगल प्रोटेक्शन, लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन दी आफ्टरमाथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें गांधी भी अरेस्ट हुए थे, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में होगा नेहरू, गांधी, ये लोग सब अरेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, ठीक है, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने अंतिम चरण में है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सब्सिक्वेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी, उन्होंने लगातार अस्पृश्यता को विरोध करते रहे, ठीक है, एंड अपील्ड फॉर इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम ऑल द स्फेयर्स, डिसाइडेड टू इंक्लूड द अपलिफ्टिंग ऑफ हरिजन इन पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम, ठीक है। निम्नलिखित में से किस घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता को सतत विरोध करते करते रहे
और सभी क्षेत्रों में उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे। अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। ठीक है, ये कौन सा इवेंट था, ये कौन सी घटना थी जिसके बाद ये होता है? ठीक, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जब वहाँ पे हम बात करते हैं कम्युनल अवार्ड की, जब बात होती है उसके बाद हम सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, जिसमें डिमांड किया गया था कि इवन जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, ठीक है, इनको अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, इनको अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ताकि इनके नुमाइंदे, इनके जो इश्यूज है वो इनके लोग समाज में आके बता सकें, उसके लिए चुनाव लड़ सकें, उसमें उन्हें कुछ पॉलिटिकल चेंजेस या समाज कुछ बदलाव करने की और वो दिशा में अग्रसर हो सकें। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। इसके पहले हम क्वेश्चन पे आए, उसके पहले कुछ फैक्ट्स हम जान लें जो आपको समझने में मदद करेगा आगे के इवेंट्स को भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दो लोग हैं, एक तो महात्मा गांधी और दूसरे अम्बेडकर। ठीक है, तो गांधी ने जो सबसे लोअर कैटेगरी के लोग, जिसको अनटचेबल कहा गया, ठीक है, ठीक है, जो सबसे निचले स्तर पे लोग थे चार वर्णों में, गांधी जी ने इनको कभी भी दलित नहीं कहा। गांधी जी ने इनको हमेशा अंत्यजा कहा, अंत्यज या अंत्यजा, जो सबसे अंतिम में जनरली द लास्ट बॉर्न। इसका मतलब है द लास्ट, दोज हु बॉर्न लास्ट, जो वर्ण व्यवस्था में जो सबसे अंतिम में पैदा होते हैं उन्हें गांधी जी ने अंत्यजा कहा। याद रहे, ये सभी क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, बहरहाल अंबेडकर हमेशा यूज किए डिप्रेस क्लास या अनटचेबल्स, अनटचेबल्स। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है कि हरिजन शब्द कहाँ पे आता है। तो अगर आपने पूना पैक्ट पढ़ा है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसके बाद हम देख पाते हैं कि पूना पैक्ट के बाद हमें यह शब्द देखने को मिलता है जहाँ पे गांधी जी ने बोला कि अब से जो दलित क्लास है, जो दलित, खैर इस वक्त दलित वर्ड यूज भी नहीं हुआ था। ठीक है, ये 19वीं सदी में आता है और लगभग 1970 के बाद हम दलित शब्द का यूज देखने को हमें भारत के इतिहास में मिलता है। एनीवेज, पूना पैक्ट के समय ये जो घटना है, इसके उपरांत हम देखते हैं कि हरिजन शब्द का यूज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक हैं? अब ये सवाल क्यों आया, ये जानना जरूरी है। एक तो द्रविडियन लैंग्वेज और नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज को लेकर इशू है, शायद वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बहरहाल ये जो आंदोलन है, जो आत्मसम्मान आंदोलन है, इसकी शुरुआत हुई थी 100 साल पहले 1925 में। ठीक है, 1925 में तीन चीज़ें हो रही हैं। एक तो आरएसएस की स्थापना, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये अमूमन सबको जानते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, तो ये सवाल 100 साल पहले के इतिहास में इसलिए वहां से पूछा गया है। सवाल काफ़ी आसान था। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, और इसके साथ साथ आत्मसम्मान आंदोलन के साथ साथ ये बहुत बड़े नास्तिक भी रहे हैं। ठीक है, और ये इतिहास में है। तो हम ये देख पा रहे हैं, इस बार क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था हिस्ट्री से, क्वेश्चन अप्रोचेबल थे। हमें ये समझ में आया कि आर्ट एंड कल्चर के लिए हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम से अगर आप हैं तो आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी या जो दक्षिण भारत का, जो साउथ इंडिया का बुक है हिस्ट्री का, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा आर्ट एंड कल्चर समझने के लिए। ठीक है, या साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ के बारे में आपको और जानना है तो वहाँ से ये चीज़ें हैं। ठीक है, होपफुली आपको हेल्प मिला होगा, आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर आप में कुछ कमियां हैं, ये कमी हम कैसे ओवरकम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज PYQs। तो जिनका भी पीटी क्लियर नहीं हो पाया या जो अभी तैयारी करने वाले हैं अगले साल के लिए, ठीक है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें, थोरली पढ़ें, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, एंड जिन्होंने पीटी क्लियर किया उनके लिए मेंस के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और जिन्हें पीटी की तैयारी करनी है
तो एक रिकमेंडेशन है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए, पहले अपना बेस बनाइए, ठीक है। बेस बनने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो भी इवेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।